तो ये बेसिकली आने वाला था उसकी जगह, जो भी आइडियाज मैंने लिखे थे उसकी जगह ये आने वाला था। तो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट कर दिया गया जो कुछ लिखा हुआ था, और अब ये नया हमारा बैकड्रॉप रहेगा। रेडी? तो जो मेरा वास्तव में जो मेरा कमरा था वो दिल्ली वाला कमरा था, लक्ष्मी नगर। तो उस कमरे को अंदर से मतलब कौन सा पेंट करवाना है, कहां पर कौन सी चीज रखनी है, वो सब मैंने वेल डिफाइन करके रखा हुआ था। और उसकी दीवारों पर मैंने कुछ पोस्टर लगा रखे थे, कुछ चिट्ठियां लगा रखी थी, कुछ स्लिप लगा रखी थी, और बहुत कुछ लिख रखा था। ठीक है। तो अजमेर में आके बेसिकली मुझे ये कमरा दिया गया रहने के लिए। इस कमरा को बहुत लंबे समय तक मैंने अपना माना ही नहीं। सुन रहे हो, ये तिवारी तुमसे बात कर रहे हैं। जी। तो इसको मैंने अपना माना ही नहीं। लेकिन इसलिए इस कमरे में जैसा चलता रहा भेड़चाल वैसे चलता रहा। जितना भी समय में गुजरा, यहाँ पर आया, लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक रहा, कभी छोटे समय तक रहा, तो भेड़चाल चलती रही। लेकिन फिर भी मेरे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो करती यही है जो इसने दीवार पे किया है ना। तो ये क्या करती है कि जो भी आइडिया आया उसे लिख डालती है, उसे तुरंत लिख डालती है। मतलब मैं पेन या पेंसिल उठाता हूँ या स्केच पेन उठाता हूँ, मार्कर उठाता हूँ, जो भी मेरे हाथ में आता है उसे तुरंत उसको दीवार पे मैं लिख देता हूँ। क्योंकि आइडिया जो होता है कोई भी क्रांति खड़ी कर सकता है। एक आइडिया जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है, और वो आइडिया तुरंत लिखा जाना चाहिए। और वो आइडिया ऐसी जगह होना चाहिए कि सामने रहे हमेशा। आप उसे कॉपी खोलते बैठे वहां पर लिखा तो इतनी देर में तो मिस हो जाएगा वो आइडिया। उसकी जो इंटेंसिटी है बेसिकली वो मिस हो जाएगी। और अगर आपने लिख भी दिया तो फिर वो कॉपी के अंदर बंद रह जाएगा हमेशा के लिए। वो सामने रहना चाहिए, वो बार बार आपको याद दिलाए। ठीक है। आपकी वो जो ऊर्जा थी, जो इंटेंसिटी थी, उसको बार बार ट्रिगर करता रहे। तो उन आइडिया से बेसिकली मैंने दीवार भर दी है। ठीक है। तो आज इसको रिकॉर्ड इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि आज इस दीवार के ऊपर कुछ और आने वाला है। वो तुमको भी हमने बताया नहीं और दिखाया नहीं। तो जब वो कुछ और आएगा तो दीवार पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब पीछे छुप जाएगा, है ना। तो ये जो चीजें लिखी हुई है डॉक्यूमेंटाइज हो जाए, है ना, इसको रिकॉर्ड बन जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो थोड़ा करीब आइए। ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर्बल टी स्टॉल। तो देवांग वगैरह जो पार्टी यहाँ पर आई थी ना, देवांग धनंजय वगैरह, उनके साथ मेरा ये आइडिया था कि सर्दियां आ रही हैं तो हर्बल टी स्टॉल हम यहाँ पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे बताना क्या, जगह जगह थड़ी पे चाय बिकती है, और सुबह सुबह क्या है कि वो मिलता है, गुआरे का जूस मिलता है, जुआरे का जूस मिलता है, पता नहीं आंवले का जूस, क्या क्या जूस मिलता रहता है। तो वो भी है, लेकिन इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं देखा नहीं मैंने भारत के अंदर। हर्बल टी की स्टॉल लगी हुई है। आपने कहीं देखा? नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। कहीं देखा होगा? कोई कैफे ऐसा होगा जिसके अंदर 100 रुपए की कॉफी मिलती होगी, वहां पर जाकर आपको ग्रीन टी, हर्बल टी मिल जाएगी 120 130 की। तो उसका कोई महत्व नहीं है ना यार। ऐसा थड़ी पे जैसे मिल रही है चाय, वैसे मिलनी चाहिए हर्बल टी, 10 रुपए के अंदर, 15 रुपए के अंदर, 12 रुपए के अंदर। तो एक आइडिया था, राइट अ बुक विद एएस। एएस एक सुपीरियर थी बेसिकली, उसके साथ मुझे एक किताब लिखनी थी, उसका एक आइडिया था। तो उस टाइम पे लिखा था एएस विल टेल हर स्टोरी ऑफ अवेकनिंग। अच्छा, टॉक अबाउट वेब सीरीज टू सागर एसएफ। सागर के साथ मिलकर हम एक वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। वो वेब सीरीज के बारे में बात नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है। वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और बहुत ही मतलब सीक्रेट भी है। तो जब वो वेब सीरीज रिलीज होगी तो मतलब पूरी दुनिया पर वो क्या करेगी, एक विस्फोट करेगी जाएगी, है ना। तो टॉक अबाउट वेब सीरीज टू सागर एसएफ, टेल ऑल टू क्रिएट देयर आइडिया बॉक्स। मतलब जितने भी सुपीरियर यहाँ पर आकर रहते हैं मेरे साथ ऊपर, उनके लिए था ये कि मतलब जैसे मैंने आइडिया, मेरे पास तो भाई मेरा घर है, मेरी दीवार है, मेरा कमरा है। ठीक है। ये पूरी दीवार को मैंने कि हर एक जो सुपीरियर यहाँ पर आता है वो अपने एक आइडिया बॉक्स बनाए। वो आइडिया बॉक्स बेसिकली ऊपर कमरे में किसी दीवार पर बनाया जा सकता है, या फिर अपने व्हाट्सएप में बना सकता है, या किसी कॉपी में बना सकता है। लेकिन कुछ आइडिया बॉक्स क्रिएट करे, क्योंकि आइडिया बॉक्स जो होता है प्रकृति से कनेक्ट करने का एक तरीका है ना। क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है और जो भी आपके आसपास के लोग हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू कीप यू डिस्कनेक्टेड विद द नेचर, है ना। तो ये आइडिया ही है बेसिकली जो आपको नेचर से कनेक्ट करता है। उसके बाद शेयर मार्केट में मुझे कुछ करना था। अच्छा देखो क्या लिखा है, कोई जल्दबाजी नहीं। करीब से दिख रहा है ये? कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूरा रिलैक्स। ग्रुप में बच्चों को बात करवाएं। ये कॉन्सेप्ट योगेश पंत का था। योगेश के बारे में बताया था मैंने।
योगेश मुरैना का एक सुपीरियर है जिसको मैंने हाँ, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों की कमान दे दी है, तो उसने मुझे आइडिया बताया था। मतलब हर एक चीज पर लंबी लंबी कहानी है, तो कहानी बता नहीं सकता मैं, नहीं तो 5-6 घंटे इसमें चले जाएंगे। तो उसके पीछे कहानी बताई थी उसने, वो शॉर्ट है, मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने लिख दिया तो मुझे याद रह गया ना कि क्या बात है वो, ठीक है। फिर बुक्स प्लस माइक स्टैंड, मुझे कुछ किताबें खरीद के लेकर आनी थी, कुछ माइक स्टैंड खरीद के लेकर आना था, वो मैं ले आया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, अनुशासन की महत्ता। It gives a skeleton on which we can construct our lifestyle by keeping or breaking some elements of the skeleton. इसका मतलब समझे? नहीं। पढ़िए दोबारा। अनुशासन की महत्ता क्या है कि it gives a skeleton on which we can construct our lifestyle by keeping or breaking some elements of the skeleton. क्या मतलब है इसका? हाँ, कि मतलब ये मतलब अपने लाइफ का वो स्केलेटन का काम करता है, मतलब अनुशासन होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, हाँ, जिसके कुछ अवयवों को, कुछ एलिमेंट्स को आप रख सकें और जब जरूरत पड़े उसको तोड़ सकें। मतलब अगर वो अनुशासन ही नहीं होगा, रूल्स ही नहीं होंगे, तो मतलब एकदम तितर बितर हो जाएगा, जिंदगी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तोड़ने की सुविधा होनी चाहिए। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट इन ऑर्डर फॉर रूल्स टू बी ब्रोकन, रूल्स मस्ट बी देयर फर्स्ट। रूल्स ही नहीं होगा तो व्हाट विल यू ब्रेक, है ना। अब युवाओं को राजनीति में लाने का मुद्दा, ये तो कोई गहरी बात है नहीं, ठीक है। सबसे गहरी जो बात है इस पूरे में जो लिखी हुई है वो ये है चिट्ठी पे, ये है सी योरसेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ सोर्स, सी योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द आईज ऑफ सोर्स, ऑलवेज बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब सोर्स जो है ना, बेसिकली सोर्स जानते हो क्या है? सोर्स वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, ठीक है। हाँ। अब तुम सोर्स शब्द की जो गंभीरता यदि तुम फील नहीं कर सकते तो उसकी जगह कुछ भी डालो, शिवा डाल लो, उसकी जगह अल्लाह डाल लो, परमात्मा डाल लो, ठीक है। तो सोर्स है बेसिकली। तो हम सब क्या है, ये एब्राहमिक्स की थ्योरी है, हम सब क्या है, सोर्स के एक्सटेंशन है। तो हम अपनी ईगो में मानने लग जाते हैं कि हम है, ये हमारी जिंदगी है, हमारी समस्याएं, लेकिन सोर्स जो है हर जगह विद्यमान है, और सोर्स जो है हर एक चीज का साक्षी है। सोर्स हर एक चीज को देख रहा है, और सोर्स ही हर एक चीज को पैदा करता है, हर एक चीज को सॉल्व भी वो करता है। तो आपकी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपकी किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं। आप उसको अपने नजरिए से मत देखिए, आप उसको परम सत्ता की नजर से देखिए। परम सत्ता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, मतलब इट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, वेरी इनसिग्निफिकेंट और कंप्लीटली सॉल्वेबल, है ना। तो सी योरसेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स तेरे सामने खड़ा हुआ है और हर जगह सोर्स ही सोर्स है। तो सोर्स तेरे को देख रहा होगा ना, तो क्या सोच रहा होगा, कैसे देख रहा होगा, उसका क्या एटीट्यूड होगा, है ना, आपके प्रति। तो वो है सी योरसेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ सोर्स, सी योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द आईज ऑफ सोर्स, प्रॉब्लम्स को भी सोर्स के नजरिए से देखो। ऑलवेज बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। आप हमेशा एक अकड़ में रहने चाहिए, एक इन्फ्लुएंस में रहने चाहिए कि यार मैं तो सोर्स मुझे हमेशा देख रहा है और सोर्स हर जगह मौजूद है और मैं सोर्स को एक हिस्सा हूं। तो उस प्रभाव में प्रभावित आपको करती है ना समस्याएं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि समस्याओं से समस्याओं के प्रभाव में नहीं रहे, आप सोर्स के प्रभाव में रहे। तब आप फियरलेस। सोर्स के प्रभाव में कैसे रहते हैं? जैसे एक एमएलए का लड़का कैसे गाड़ी चलाता है, इसको ठोक दूंगा, उसको उड़ा दूंगा, जो करना है करूंगा। तो वो एमएलए के प्रभाव में रहता है। तो सोचिए, वो एक एग्जाम्पल है अकड़ का, एक चौड़ का, है ना। तो आप तो एमएलए से, तो सोर्स कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी है। तो आपको अपने जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, आपको उसके अकड़ में रहना है कि वो संभालने वाला है, वो हमेशा देख रहा है, वही समस्या को सॉल्व करेगा, है ना। तो वो है इसके पीछे। ऑलवेज बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, रिलीजिंग द रेसिस्टेंस इज ऑलवेज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। रेसिस्टेंस क्या है? बेसिकली आप सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए, आपकी सोसाइटी की वजह से, आपकी पेरेंटिंग और एजुकेशन और गवर्नमेंट की वजह से, तो उसमें रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया है, मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो रेसिस्टेंस रिलीज करना आपके जीवन की सबसे प्राथमिक चीज होनी चाहिए। अभी जो बैठे गिटार बजा रहे थे, दैट वाज अ रेसिस्टेंस रिलीजिंग एक्सरसाइज। कितने आप मस्त हो जाते हैं, ये बात भी वही लिखी है ना यहाँ पर, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूरा रिलैक्स। तो जितना आप इस वाक्य को जितनी बार जीते अपने जीवन में, उतनी बार आप रेसिस्टेंस रिलीज कर रहे होते हैं। और जितनी बार आप सोचते हैं कि ओबे मेरा क्या होगा, ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे होगा, इसका क्या होगा, उसको कैसे करेंगे, तो वो सब रेसिस्टेंस पैदा होता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक। तो वो है सोर्स इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, सोर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू, यू आर मच बिगर देन दिस फिजिकल बॉडी, ठीक है। चलिए, अच्छा नीचे आ जाइए,
धौलावाटा यूट्यूब, धौलावाटा का ये इलाका है ना, यहाँ का मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाने का एक आइडिया मुझे आया था। अच्छा ऊपर जाइए। अबे सुपीरियर सोसाइटी तो वास्तव में ऑल्टरनेटिव स्कूल निकला। वो जो बच्चे वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, 2 बच्चों को मैं यहाँ पे लेकर आया, फिर 4 बच्चों को यहाँ पर लेकर आया, तो वहां पर उससे मुझे समझ में आया कि ये सुपीरियर सोसाइटी तो वास्तव में ऑल्टरनेटिव स्कूल निकला। ये वास्तव में ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2017 में मैंने बाहर बैनर लगा दिया था, सुपीरियर सोसाइटी, नीचे लिख दिया रिवोल्यूशनरी ऑल्टरनेटिव स्कूल। ऑल्टरनेटिव स्कूल जानते हो? हाँ, आप यहाँ पे अपना क्रिएटिविटी यहाँ पे आपका डेवलप किया। जय कृष्णमूर्ति ने अपना स्कूल खोल दिया था ना, तो ऑल्टरनेटिव स्कूल है। जय कृष्णमूर्ति बोला जैसे चल रही पढ़ाई वैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो ऑल्टरनेटिव स्कूल हो गया। ठीक है, लेकिन ये काम मैंने किया नहीं कुछ 2 सालों तक, तो अभी ये हुआ ना, तो मुझे रियलाइज हुआ अबे सुपीरियर सोसाइटी तो वास्तव में ऑल्टरनेटिव स्कूल निकला। ठीक है। अच्छा, सेल पिन होल क्लासेस, ये देवांग ने लिखा है। पिन होल क्लासेस मतलब कि ऐसे चश्मे पहनता था देवांग जिसके अंदर छेद थे। ठीक है, उसकी अलग महत्ता है, वो बातें बताएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग वाला एक फौजी है, उसको मैंने बुलाया था कि भाई आओ और चुनाव का प्रचार करवाओ, बांसुरी बेचो। टेल देवांग पटेल टू क्विट फार्मिंग एंड बी FLF। FLF का मतलब है फ्रीलांसिंग फार्मर। फ्रीलांसिंग फार्मर। हाँ, तो देवांग जो है वो ट्रैवलिंग करने वाला आदमी है और मतलब बकबक करने वाला आदमी है। ये दोनों चीजें, एक फार्म उठाकर उसमें खेती करने वाला जो किसान बनता है ना, उसके विरोध में है। तो देवांग का प्रोफाइल ऐसा नहीं है। देवांग बेसिकली ट्रैवल पसंद आदमी है और बकबक पसंद आदमी है, फार्मिंग पसंद भी आदमी। तो ऐसे आदमी को फ्रीलांसिंग फार्मर होना चाहिए। वो देश में और विश्व में अलग अलग जगह जाके घूमता रहे और वहां पे जाके फार्मिंग करता रहे, फ्रीलांसिंग फार्मिंग करता रहे और लोगों को सिखाए भी, है ना। इन्वेस्टेड की मतलब वो अपनी खुद की जमीन ले लो, उसमें फार्मिंग करे। ठीक है, तो वो इवेंचुअली ऐसा करेगा। अच्छा, और देखिए, आपका सारा काम क्वांटम में होना चाहिए। आउटर वर्ल्ड इज मियरली रिफ्लेक्शन। ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये बात सबसे प्राथमिक चीज है मेरे जीवन की, लेकिन मैं उसको बार बार भूल जाता हूं। मैं बाहर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता हूं कई बार, जबकि प्रॉब्लम को अंदर सॉल्व करना होता है। और अंदर कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये कोई जल्दबाजी नहीं है, परसेप्शन ठीक है। उसकी वजह से मेरी एक ईबुक थी FSTS, उस पर मैंने कुछ थॉट्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे बहुत गहराई से एक बात लिखी है, देखिए, सोशल मीडिया इज अ गोल्ड माइन, है ना। मतलब कितनी गहरी बात है ये। सोशल मीडिया मेरे पास है, मेरे पास सोशल मीडिया का एक प्रेजेंस है और सोशल मीडिया गोल्ड माइन है। तू कितना खोद सकता है उसमें से सोना, पूरा कनेक्टेड है, किसी ने रोका नहीं है। आप कितना खोद सकते हो, ये बात मुझे एक बार रियलाइज हुई तो मैंने लिख दी। ठीक है। अच्छा, 25 दिसंबर को मेडिटेशन अमेजिंग हुआ था। 25 दिसंबर 2-4 दिन पहले की बात है। उस टाइम मेडिटेशन कर रहा था, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मुझे एक्सपीरियंस मिला था। मतलब मेरे साथ क्या होता है, मेडिटेशन में करने बैठता हूं तो मैं ऐसे धीरे धीरे हिलने लगता हूं, ऐसे इधर दिखाना, ऐसे ऐसे हिलने लगता है ना। ऐसे ऐसे हिलने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस रिलीज हो रहा है। हाँ, मतलब मुग्ध है, एकदम मंत्र मुग्ध। हाँ, रेजिस्टेंस रिलीज हो रहा है। अभी जो मेरे प्रशंसक है वो ऐसे सोचेंगे कि मेरे अंदर भी रेजिस्टेंस है क्या, भर भर के रेजिस्टेंस, बहुत रेजिस्टेंस। कैसे पता चलेगा कि आप किसी आदमी के अंदर रेजिस्टेंस है कि नहीं है? भाई, जब तक वो आदमी कृष्ण जितना नहीं हो जाता तब तक रेजिस्टेंस है, तब तक उसमें रेजिस्टेंस है। और कृष्ण जितना भी हो जाएगा ना, तभी भी कहूंगा तेरे अंदर रेजिस्टेंस है, क्योंकि कृष्ण कितना और महान हो सकता था ये मैं पता नहीं ना। हाँ। और वैसे भी कृष्ण के बारे में जो भी हम जानते हैं वो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, मतलब वी डू नॉट नो हु एग्जैक्टली वाज कृष्ण एंड हाउ एग्जैक्टली ही वाज, है ना। तो रेजिस्टेंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो जब मैं मेडिटेट करने बैठता हूं तो ऐसे ऐसे हिलने लगता हूं, लेकिन उस दिन कुछ बहुत ही ज्यादा हिलने लगा। तो अकेले कमरे में बैठ के बहुत आनंद आने लगा। क्या बात है। और यहां पर तो बत्ती इतनी तेज, मतलब इतनी तेज है कि ये फट जाएगा या तो इसमें कुछ घुस जाएगा या यहाँ से कुछ बाहर निकल जाएगा। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, तो बहुत मजा आया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, फिल्मों के अंदर मैंने देखा था कि जो हीरो होता है, हीरो को वहां का एक मुंबई की फिल्मों में, जो मुंबई की तो फिल्में होती हैं अक्सर, वहां पर जो हीरो होता है उसको अकड़ दिखाता है कॉर्पोरेटर करके। अबे मैं कॉर्पोरेटर हूं ऐसे करके। तो मैं सोचा था कॉर्पोरेटर कौन होता है, तो मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेटर पार्षद होता है उस इलाके का। पार्षद को कॉर्पोरेटर कहते हैं। ओह, हमको लगा कॉर्पोरेटर मतलब बिजनेसमैन। वो तो है, लेकिन ये पॉलिटिकल पोजीशन भी है ना, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है ना वहां पर, तो वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉर्पोरेटर हो गया। तो पार्षद के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहर में। तो मुझे अब समझ में आया, ये बहुत गहरी चीज है। स्टोरी टेलर्स चलाते हैं देश, कहानी बनाने वाले। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है? अरविंद केजरीवाल कोई पेन यहां से उठा के यहां तक रखता नहीं है, ना वो गाड़ी में किसी को छोड़कर आता है, ना वो कुछ लिख रहा है, ना कुछ पढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कहानी सुना रहा है।
माइक के सामने बैठे कहानी सुना रहा है। मोदी क्या कर रहा है? कहानी सुना रहा है। इंदिरा गांधी ने क्या कहानी सुनाई, गांधी ने क्या कहानी सुनाई। राहुल चिमन भाई मेहता है यूट्यूब चैनल बैठ के क्या कर रहा है? कहानी सुना रहा है। पवन शर्मा जूरी है जिसको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, वो फोन कर करके मेरे को कहानी सुनाता है, 1-1 घंटे कहानी सुनाता है और लॉ ड्राफ्ट लिखता, कहानी लिखता है उसके अंदर। ठीक है, तो जो और ये तो पॉलिटिक्स की बात है। और फिल्म जय कृष्णमूर्ति क्या कर रहा है? राजीव दीक्षित क्या कर रहा था? ओशो क्या कर रहा था? मार्क्स ने क्या किया? लेनिन ने क्या किया? ये सब कहानी सुना रहे हैं। कहानी का मतलब समझ गए ना? कहानी मतलब कि कुछ भी सुनाना, राग अलापना, ज्ञान देना, तो वो स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं कि एक राजा था, रानी थी, एक गांव था, उसमें कहानी में एक एंड, ऐसा नहीं। कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, है ना। कोई भी एक थ्योरी लेना कि एक बात लेना, उसको आगे बढ़ाना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना, वो विजडम उन लोगों में वो नॉलेज उन लोगों में इंपार्ट करना, है ना। और तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि स्टोरी टेलर्स देश चलाते हैं। तो आप कितनी अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। मेरा एक दोस्त बोलता है कि ये जो रामायण और महाभारत है ये भी एक तरह से स्टोरी टेलिंग है। किसी का एक इमेजिनेशन है, हो सकता है। और ये ऐसा स्टोरी है जिस पर लोग विश्वास करके पूजने लगे उसको। तो आपने वो फिल्म देखी क्रांति वाली, जिसके अंदर नाना पाटेकर को फांसी होने वाली थी, तो फांसी जिस टाइम पर होने वाली थी तो वो एक स्पीच देता है। वो स्पीच याद होगी आपको? ठीक, वो सीन याद होगा। तो वो जो बातें कह रहा था कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, तुम सब गद्दार नहीं, मतलब गुलाम हो तुम लोग, वीडियो ऐसे, तो ये सारी बात उनको पता है पहले से, बताने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी उसने जब बताया तो मतलब उसमें एक इंटेंसिटी आई और एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। तो कहानी तो पता होती है लोगों को, लेकिन कोई होना चाहिए जो खड़ा होकर कहानी सुनाए और लोग सुने। और लोगों को अगर कहानी खड़ा होकर सुनाने वाला नहीं मिलेगा और लोग नहीं सुनेंगे तो लोग पता है क्या करेंगे। एक आदमी जाएगा पनवारी दुकान पे सुट्टा खरीद के पीने लग जाएगा, एक आदमी थड़ी पे जाएगा चाय पिएगा, बीड़ी पीने लग जाएगा, एक आदमी शराब लेके पीने लग जाएगा, एक आदमी कोने जाके गांजा मारेगा, एक आदमी वहां चाउमीन दिख रही होगी चाउमीन खाएगा, कोई 2-4 आदमी क्रिकेट देखने लग जाएंगे, कोई 2-4 आदमी थोड़ा कोरोना पर बात करने लग जाएंगे। मतलब जिसको जो घटिया चीज मिल रही है वो उसमें फंस जाएगा। और ये सारा इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आपने बीड़ा नहीं उठाया ना कि मैं समाज को बुलाकर कहानी सुनाऊंगा, तो इन सबको एंगेज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। विश्व के शासक बैठे हुए और कॉर्पोरेशन वाले बैठे हुए हैं। सिगरेट कंपनी क्या है? कॉर्पोरेशन है। चाय का क्या है? कॉर्पोरेशन है। ये सब चाउमीन क्या है? कॉर्पोरेशन है। क्रिकेट क्या है? कॉर्पोरेशन है। टीवी क्या है? वेब सीरीज क्या है? ये सब कुछ एंगेजमेंट के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको कहानी सुनाने वाला बनना है। तो सोसाइटी में क्या मम्मियां अच्छी कहानी सुनाने वाली नहीं बन रही हैं, पापा जो है वो अच्छी कहानी सुनाने वाले नहीं बन रहे हैं, शिक्षक जो है अच्छे कहानी सुनाने वाले नहीं बन रहे हैं, चाचा जो है ना, जो मामा जो मौसा है वो अच्छे कहानी सुनाने वाले नहीं बन रहे हैं। इसलिए बच्चे हाथ से निकल जा रहे हैं, है ना। और आज के टाइम में हाथ से निकलने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के माध्यम से आपका पूरा माइंड हाईजैक कर लेगा, कोई भी हाईजैक कर लेगा। मतलब कॉर्पोरेशन वाले हाईजैक कर लेंगे, विश्व के शासक हाईजैक कर लेंगे। चलिए, कंप्लीट कोर्स इन बाबागिरी एक आइडिया मुझे आया था। ठीक है, जीना विमेन हेड सुपीरियर सोसाइटी, जीना करके एक फिरंगी विमेन है, फिरंगी वुमेन है, वो हिंदी बहुत शानदार बोलती है, तो वो सुपीरियर सोसाइटी में है। तो मुझे लगा था कि मैं उसको सुपीरियर सोसाइटी का विमेन का हेड बनाऊंगा। उसके अलावा डुग्गू के साथ पियानो, बगल में एक बच्चा रहता है जिसको मैं फ्री में जाके गिटार सिखाता हूँ। तो मेरे को एक आइडिया आया था कि वो गले में नुक्कड़ पे खड़े होकर गिटार बजाएगा, मैं साथ में पियानो बजाऊंगा। ये आइडिया मुझे आया था। अच्छा, अबे आज मुझे चमका 17/9 की बात है ये, आज मुझे चमका कि बांसुरी क्रोमेटिक होती है। अब तो मैं आग लगा दूंगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, समझा नहीं पाऊंगा, समय लगेगा। तो चल के जा और एक को पकड़कर सब्सक्राइब करवा। ठीक है, ये किसी भी नए यूट्यूबर को मतलब मैं सजेस्ट करता हूं। दिल्ली में मैंने किया भी था ये काम, जब मेरे करीब 3-4 हजार सब्सक्राइबर थे ना, तो 2019 का फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें चल के लक्ष्मी नगर में गया था। एक आदमी को, एक लड़की को, अंकल जिसको भी पकड़ के चैनल के बारे में बताता था कि मैं कौन हूं और मैं क्या रिवॉल्यूशन लेकर आना चाहता हूं। और उसके मोबाइल में हितेश का सर्च करवाता था। अब जब किसी के स्ट्रेंजर के आदमी के मोबाइल में हितेश का सर्च होता है ना, तो यूट्यूब सोचता है ये कौन आदमी है, ये क्या यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में लोग आगे से सर्च कर रहे हैं। तो यूट्यूब लगता है ये कोई बड़ी चीज है, भारी चीज है, तो यूट्यूब स्टार्ट्स प्रमोटिंग योर चैनल। तो ये काम मैं सोचा था कि धोलावाटा में करना है अपने एरिया में।
कि अपने एरिया के जो बाकी यूट्यूब यूजर्स हैं उनके यूट्यूब पर फ्लैश होने लगे कि इस इलाके में कोई यूट्यूबर है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, और उसका जो नाम है ये डिलिबरेटली सर्च किया जाता है यूट्यूब में, है ना। और इसमें जो है ना, एक तो चल के जाओ और एक एक को पकड़ कर सब्सक्राइब करवा। मैं इसमें बहुत ही ज्यादा जिद्दी और बेशरम आदमी हूं। मतलब जब आप किसी के पास चल के जाएंगे और उसको कुछ बताएंगे तो वो आदमी रिजेक्ट करेगा। लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग सुन के चले जाते हैं, लोग बेइज्जती करके चले जाते हैं, लोग मजाक उड़ा चले जाते हैं, भाग यहाँ से। तो ऐसे पब्लिक प्लेस में, सड़क पे अपनी बेइज्जती करवाने का, अपना मजाक उड़वाने का, इसका मेरे को बहुत नशा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितनी आपने सड़क पर बेइज्जती करी नीति के लिए, ऐसे नहीं मैं कुछ भी मतलब नंगा होकर नाच रहा हूं रंग लगा के, ऐसा नहीं। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। सत्य के मार्ग पे, सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते हुए यदि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में आपने अपनी बेइज्जती करवाई तो नीति के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, नीति के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए यदि आपने पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करवाई तो फिर आप सफलता के उतने करीब हो और रेजिस्टेंस भी रिलीज होगा वहां। वो तो खैर है ही, ठीक है। अच्छा, अजमेर इतनी बड़ी खान पर बैठा था मैं 4 साल से ही, मुझे भी रियलाइज हुआ, ठीक है। मैप पर कहानियां सुनाओ बच्चों को, बच्चों के घरों में जाओ, बच्चों के दोस्तों के घरों में जाओ, घर वालों के दोस्तों के घर जाओ, है ना। तो ऐसे नेटवर्किंग करो, चुन्ना बाबू से क्रांति शुरू करो। जो भी मैं ये पेरेंटिंग की और चाइल्ड की बेसिकली बात कर रहा हूं ना, मैं सोच रहा था कि वो चुन्ना बाबू से शुरू करूं। चुन्ना बाबू कौन है यार? ये कोई है बच्चा जो मेरे बहुत दिल के करीब है। किराए से रहते थे वो लोग कभी। तो जब मैं एक बहुत 2017 की बात है, जब वो यहाँ पे किराए से रहते थे, तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही एक संघर्ष से गुजर रहा था। तो वो बच्चे के साथ मेरा बहुत लगाव हो गया, है ना। तो कहीं और रहते हैं वो, लेकिन मैं उनके पास जाता रहता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ। तो वो है चुन्ना बाबू। अच्छा, धनंजय से फार्मिंग करवाने का एक मुझे आइडिया था। धनंजय अगर इस वीडियो को देख रहा है तो बहुत ही नालायक आदमी निकला ना, उसने फार्मिंग किया, कुछ भी नहीं किया उसने, ठीक है। टेल टूगेदर, ये तो मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। अगला पार्षद तो मैं ही हूं, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक से आरटीआर के आर्टिकल्स पढ़वाओ और खुद भी पढ़ो जोड़ जोड़ से। ये उसके लिए था जो भी आरटीआर का प्रचार करने के लिए सुपीरियर्स यहाँ पे आने वाले थे ना, उनके लिए था ये कि आरटीआर के आर्टिकल्स एक से पढ़वाओ, ठीक है, और खुद भी पढ़ो। व्हाट्सएप माध्यम से संस्कृत सिखाओ, इस पर मैंने काम किया था। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं संस्कृत सिखाता था, फिर वो फोन चला गया मेरा। बैनर लगाओ घर के आगे, अभी आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसे काफी आइडियाज पे काम हो चुका है। स्ट्रमिंग के लिए सस्ता जुगाड़ बनाओ। स्ट्रमिंग, समझते हैं स्ट्रमिंग मतलब ऐसे गिटार को झंझनाते हैं ना, गुलाबी झंझना, तो वो स्ट्रमिंग कहलाती है। तो मैंने सोचा था कि भाई तुम्हारे ऐसे सुपीरियर्स घर में आते हैं, आस पड़ोस से बच्चों को बुला के मैं भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ, इतने गिटार कहां से लेके आऊंगा मैं? सुपीरियर सोसाइटी के अनुदान से 1600 रुपए का मैं पुराना गिटार लेकर आया आपको ऊपर सिखाने के लिए, है ना। लेकिन इतने गिटार कहां से लेकर आऊंगा मैं? तो मैं सोचा इतने गिटार की जरूरत भी नहीं है। आप कुछ भी ऐसे लकड़ी वकड़ी का बॉक्स में थोड़ा बहुत पत्थर लगा लोगों के कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि मतलब ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट तैयार हो जाए, और उसको ऐसे पकड़ के उस पर ऐसे हाथ हिलाने की प्रैक्टिस बंदा कर सके। जब वो ऐसा कर ले ना, हाथ हिलाने की प्रैक्टिस, तो इसी चीज को गिटार पर आप शिफ्ट कर दो। तो गिटार जो बिगिनर होता है उसका काफी पार्ट वो हैंडल कर चुका है इसी चीज के ऊपर, है ना। तो ये एक आइडिया था। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है यार, इससे तो खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। करेज इज द एंड ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग इस डैश है यूजीआर, यूजी कृष्णमूर्ति ने कही थी ये बात। और ये पता नहीं कैसे तो मेरे हाथ लग गई, इसको मैं कितना ढूंढा यूट्यूब पर, इंटरनेट पे मिल नहीं रही है बात। करेज इज द, ये कितनी डेंजर बात है ये। करेज इज द एंड ऑफ डूइंग। सबसे बड़ा साहस तू अपनी जिंदगी में जो कर सकता है ना, साहस वाला काम, वो ये है कि छोड़ दे सब छोड़ दिया मैंने, वो संभालेगा। मतलब तू इतनी वीरता दिखा सकता है क्या? लोगों में इतनी वीरता नहीं होती। आपको मेरी बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूं? कि करना ही छोड़ दे। तू नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो करवाएगा तो वो हो जाएगा मेरे माध्यम से, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ डूअरशिप, कर्ता भाव को छोड़ना। तो किसको पकड़ना? साक्षी भाव को पकड़ना। कर्ता भाव को छोड़कर साक्षी भाव को पकड़ना, है ना। तो वो चीज है ये।
करेज ये सब नहीं होता कि मतलब मम्मी को मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं क्या, किसी गर्लफ्रेंड को दिल की बात कह सकता हूं क्या, किसी को मार सकता हूं क्या, पीट सकता हूं क्या, या फिर जो भी है, ये फिजिकल वर्ल्ड का करेज इतना मैटर नहीं करता। सबसे बड़ा जो करेज है वो साइकोलॉजिकल करेज है, और सबसे बड़ा करेज ये है, करेज इज द एंड ऑफ डूइंग। इस पर आप चिंतन कीजिए, कितनी गहरी बात कही है ये यूजी कृष्णमूर्ति, है ना। चलिए आगे बढ़िए। एक किताब लिखने के बारे में सोचा था, गुलाम और सुपीरियर मैन के बीच में कॉन्वर्सेशन, एक ई बुक। ऐसी किताब एक जे कृष्णमूर्ति की हाथ में लगी थी सबसे पहले, जे कृष्णमूर्ति और एक बुद्ध मॉन्क के बीच में कॉन्वर्सेशन पर किताब थी, है ना। दोनों एक दूसरे प्रश्न पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, किताब बन गई उसकी। और सोचे कि किताब बनाते हैं, गुलाम और सुपीरियर मैन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मीटिंग रख लो 10 से 11, ये आइडिया मुझे आया था। व्हाट्सएप नंबर पर मेन फोकस, मतलब गली गली में जाता हूं ना चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उनसे आगे फर्दर कनेक्ट करने के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर पर फोकस करना है मुझे। ये बात मैंने लिखी थी, व्हाट्सएप नंबर पर फोकस करो। व्हाट्सएप नंबर पे लेगा, ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर मैं राइट टू रिकॉल के लिंक वगैरह डालूंगा, मीटिंग वगैरह का अपडेट वगैरह डालूंगा, इन बंदों को बुलाऊंगा, है ना। क्योंकि थोड़ा मैं आपको वार्ड घुमाऊंगा ना, ये वार्ड थोड़ा इस प्रकार का है कि मिडिल क्लास प्लस अपर क्लास का, इस प्रकार का। ये लोग अपने घर में घुसे रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, किसी को किसी कोई मतलब नहीं। और ये अजमेर है, और अजमेर का ये दक्षिण है, अजमेर का जो उत्तर है वो हाई फाई, वो पॉश है, ये तो नॉन पॉश अजमेर है, तो ये यहां पर ये हालत है। पॉश में तो और भी ज्यादा बुरी हालत है, और दिल्ली मुंबई तो फिर आप छोड़ दो। ठीक है, एक और आइडिया मुझे आता धौलाबाटा क्लासिफाइड का। धौलाबाटा क्लासिफाइड जानते हैं ना? हाँ, अलग अलग क्लासिफाई कर देना। नहीं, क्लासिफाइड मतलब विज्ञापन। ओ, विज्ञापन। भाई धौलाबाटा में कौन सी कोचिंग सेंटर चल रही है, कौन आदमी कच्चा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां पे लिखी हुई है, बी ग्रेटफुल टू दोज 576 मेगापिक्सल कैमरास। ये तो दुनिया में आज तक जो वैज्ञानिक हैं, वो जो सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला जो कैमरा बना पाए हैं, वो मेरे ख्याल से करीब 100 के आसपास है, 100 मेगापिक्सल के आसपास का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन का है। अब हाईएस्ट रेजोल्यूशन आप सारे पकड़ लो, फिर नासा भी आ गया, और अमेरिका की डिफेंस सब कुछ आ गया, फिर पूरी दुनिया आ गई। तो वो है सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन का मेगापिक्सल का जो कैमरा बन चुका है। तो आप गूगल पे ह्यूमन आई का यदि आप रेजोल्यूशन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 576 का है। मतलब आपको आइडिया ही नहीं है, आप 25-26 साल के हो गए ना, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके सामने कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, बिस्तर रखा है, दीवार है, आगे सड़क है, ये कितना एचडी विजन है, ये कितना एचडी है। हर चीज एचडी का मतलब ही क्या होता है, चीजें बहुत बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है, उनका शेप, उनकी मतलब बाउंड्रीज, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरियां, ये कितना क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। तो आपको आइडिया नहीं, इतने सालों से आप आंखों को लेके चल रहे हैं, और ये आंखें कितना स्पष्ट देखती है, स्पष्ट है, मतलब साफ साफ पता है कि ये चीज आगे है, ये पीछे है, और ये पेड़ का हरा कलर है, और ये स्कूल बस का हरा कलर है। स्कूल बस का जो हरा कलर है वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेड़ का हरा कलर। तो हर एक कलर को बढ़िया से पहचानती, सारी दूरियां सब कुछ पहचानती, सब कुछ स्पीड वगैरह सब कुछ पता रखती है आंखें, और इस बात का हमें वो थोड़ा भी नहीं पता रहता है। तो ये ग्रेटिट्यूड के अंदर आता है कि आपके अंदर जो आपके पास जो आंखें हैं वो कितनी महान चीज है आपके पास, है ना। तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। तो आंखों से शुरू करेंगे, शरीर के एक अंग पे जाएंगे तो बहुत ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक मुझे वीडियो बनाना था डिटेल में कि डोंट हेट बॉलीवुड कमेंट्री ऑन हिंदी मूवीज। तो इसमें गहराई ये है कि बेसिकली जो वास्तविक सुपीरियर मैन होता है ना, वो कोई भी घटना जहां घट रही होती है, कोई भी इंसान इस दुनिया में आया अच्छा या बुरा, उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है और अपनी यात्रा याद रखता है और उस पर आगे बढ़ जाता है। आपको अब वो दाऊद इब्राहिम हो कि राजीव दीक्षित हो कि इल्यूमिनाटी का कोई आदमी हो, रॉथस्चाइल्ड हो या ट्रंप हो या मोदी हो या केजरीवाल है। अब यार ट्रंप कितना बुरा आदमी है, केजरीवाल कितना बुरा आदमी है, उसकी बुराई निकाल के मतलब मैं उसमें थोड़ी ना पसारूंगा यार वो मेरी जिंदगी है कि मैं मेरी जिंदगी हूं, तो मुझे तो सबको सीखना है, वो मैं धारण कर लिया और मैं आगे बढ़ गया। तो सलमान खान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या बुराइयां की हैं, मुझे इससे क्या मतलब नहीं है। वास्तव में सलमान खान है मतलब इस प्रकार से लोगों का बुरा करता है, लोगों को मार देता है और गैंगबाजी करता है और पीडोफाइल होने के भी उसके ऊपर आरोप है। मेरे को क्या करना है सलमान खान की पीडोफिलिया से? मैं तो उसकी जो ऊर्जा देखता हूं वो देखता हूं कि एक इंसान इतना ऊर्जावान भी हो सकता है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा 30 years evolution ऑफ सलमान खान, तो आपको पता चलेगा 30 साल से कितना खतरनाक नाची जा रहा है 30 साल तक कौन ना सकता है इतना, इतनी ऊर्जा।
अभी सुल्तान फिल्म आई थी, मतलब एक्शन की इतनी इंटेंसिटी ये सभी फिल्मों के अंदर है, सभी एक्टर्स के अंदर। बट ये एक चीज है, उसके अलावा गोविंदा की फिल्मों से आप कैसे कॉमेडी सीख सकते हैं, वर्बल फ्लुएंसी सीख सकते हैं, है ना, हाजिर जवाबी सीख सकते हैं। तो फिल्मों से बहुत कुछ चीजें सीखने की होती है। तो वो सीखकर मुझे अपने आप को और सुपीरियर बनाना चाहिए कि मैं गिनती गिनता रहूं कि बॉलीवुड में ये तो एजेंट है और ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है और ये टेररिस्ट है और ये मुसलमुल्ला आदमी है और ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो मुझे उससे क्या मतलब है यार। तो संदीप दहिया जैसे लोग वो काम करते है ना। अच्छा, हितेश शाक्या के कैश फ्लो में आना एक फक्र की बात करा दो, ठीक है, नीचे लाओ। चुनाव कराना ही धंधा बना ले ये सब मिटा देते। चुनाव कराना ही धंधा बना ले, देश में घूम घूम कर सरकार बनाओ, मजे करो। ये कोई बात आई क्या समझ में? चुनाव करना ही धंधा बना लो, चुनाव कराना ही धंधा बना लो, कराना, हाँ, और देश में घूम घूम कर सरकार बनाओ, मजे करो। इसका कंसेप्ट समझ में आया? नहीं कुछ, मतलब जैसे कि यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो कोई से भी चुनाव हो रहे हो, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें मैं खड़ा हो गया, सुपीरियर सोसाइटी से बंदे बुला लिए, और मैंने बोला कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये आरटीआर के कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो भी विश्व के शासकों के बारे में जागरूकता फैला रहा हूँ, और जो भी मतलब राजनीतिक के बारे में जागरूकता फैला रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ, जागरूकता फैला रहा हूँ, और बंदे आ गए सुपीरियर सोसाइटी से, और अब इनके रहने खाने के लिए मुझे चाहिए अनुदान, तो अनुदान भी आ गया, तो ये मॉडल क्रिएट हो गया ना। इस मॉडल को पूरी देश में घूम घूम के एग्जीक्यूट कर दो आप, और उसको एक्सपेंड कर दो। कहीं पर एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, तो मैं तो वहां पर एमएलए नहीं बनूंगा ना, तो वहां का कोई जो सुपीरियर होगा उसको आप एमएलए के चुनाव में खड़ा कर दो। जो अनुभव यहां से मैंने लिया है एज हितेश शाक्या एंड एज फेलो सुपीरियर्स हु केम हियर टू डू कैंपेन, वो एक्सपीरियंस और वो बंदे, उसमें से कुछ बंदे, सारे बंदे तो नहीं आएंगे, उनमें से कुछ बंदे और उनका एक्सपीरियंस लेके वहां चले जाओ, और ये डोनेशन वाला काम था ये वहां पर डायरेक्ट कर दो, तो ये आगे नहीं बात समझिए, ये चक्र घूमता रहेगा। तो राइट टू रिकॉल के कैंडिडेट्स कहीं पर एमएलए बने हुए होंगे, कहीं पर कॉर्पोरेटर बन जाएंगे, कहीं पर एमपी बन जाएंगे, इस प्रकार से पूरे देश के अंदर फैल जाएंगे, और इस प्रकार से एक दिन आएगा जब हम साथ मिलकर गठबंधन करके सरकार बना लेंगे, है ना। उसमें राइट टू रिकॉल पार्टी की भी इतनी अल्टीमेट अहमियत नहीं है, राइट टू रिकॉल पार्टी को खड़ा करेंगे, बट नींव भी खड़ी हुई, कोई आदमी तो निर्दलीय खड़ा हो जाए यार तू। पॉइंट ये है कि अपने पास अनुभव आ चुका चुनाव लड़ने का काफी है, जीतने का महत्व नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपका काम है फेल होना बार बार, और फेलियर का काम है सक्सेस होना। तो सक्सेस आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में अटेम्प्ट है प्लस फेलियर है। तो ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा यहाँ पर आप दिखा दो, ये देखो यहाँ पर मैंने एक चिप्पी काट के लगा रखी है, ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसलिए लगा रखी है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है नहीं। ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन और फॉरगिवनेस, ठीक है। अभी नाद सुनो, कि नाद सुनो क्यों लिख रखा है? क्योंकि नाद हमेशा बजता रहता है, लेकिन मैं उसको सुनना भूल जाता हूँ। नाद कान में बजता रहता है, आपके भी बजता होगा। हाँ, एक जो नाद क्या होता है, जो अंदर बजते रहता है, वही वो नाद है। जितना आप सुनते रहोगे उस नाद को, उतना ज्यादा आप समझ रहे हो, वहां पहुंच जाओगे, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है, उतना आप सोर्स से कनेक्टेड रहोगे, प्रकृति से कनेक्टेड रहोगे। लेकिन आदमी ये सब प्रपंच जो चल रहा है उसकी वजह से नाद सुनना भूल जाता है, इसीलिए मैं यहां बैठता हूं, सामने लिख दिया कि नाद सुनो, ताकि जब भी याद आए मैं सब प्रपंच छोड़ के नाद सुनने लग जाऊं नहीं समझे? ठीक है, चलिए और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सबको पकड़ी सब आ जाओ। तो जब ये चुनाव आने वाले थे तो मैं सोच रहा था कि यार मैं इस इलाके में तो किसी को जानता नहीं हूं ना, क्योंकि मेरा जीवन इंट्रोवर्ट बच्चे की तरह गुजरा, तो कोई मुझे जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। तो मुझे आइडिया है कि सुपीरियर सोसाइटी में सब लोगों को बुलाना चाहिए कि सब आ जाओ। तो जब भी मैंने लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि आवाज दूंगा तो 20-50 सुपीरियर आ जाएंगे, है ना। आए 20-50 नहीं आए, टोटल मिला के अभी 8-9-10 करीब आए हैं। बट यदि मैं ये नहीं लिखता, इस पर काम नहीं करता, तो इतने भी नहीं आते, है ना। और ऐसे 2-4 को पकड़ के मैंने पासबुक, वोट वापसी पासबुक बंटवा दी मैंने, कम से कम 300-400 घरों में हम इंडिविजुअली गए होंगे, मैं, देवांग पटेल और बाकी सुपीरियर्स, है ना। तो ये आइडिया पे मैं काम नहीं करता तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें हैं। अच्छा ये देखिए, हनी पार्षद बन गया, हनी विधायक बन गया, हनी प्रधानमंत्री बन गया। ये एफर्मेशन और आकर्षण के सिद्धांत वाली चीज है कि जब मैं वास्तव में विधायक बन जाऊंगा तो बर्थडे पार्टीज में, शादियों में या किसी भी प्रकार की गैदरिंग में मेरे रिश्तेदार आपस में कैसे बात कर रहे होंगे,
ऐसी तो बात करेंगे। भाई किसी की शादी हो जाती है तो ऐसी बात करते, हनी की शादी हो गई, हाँ लखनऊ की है लड़की, पढ़ी लिखी है, तो ऐसे तो रिश्तेदार के पास कुछ काम तो होता नहीं है, कंप्लीटली एम्प्टी पीपल। तो जो भी आसपास हॉट टॉपिक होता है वो उसको उसने सुना दिया, उसने राय व्यक्त कर दी, है ना, तो बस इतनी सी बात होती है, कंप्लीटली यूजलेस कॉन्वर्सेशन। बट अगर उनकी कम्युनिटी कोई आदमी ऐसा नेता बन गया, पार्षद बन गया, विधायक बन गया, तो वे लोग आपस में कैसे बात करेंगे? मेरी मौसी मेरी दूसरी मौसी को कैसे बोलेगी, अरे हनी पार्षद बन गया, हनी विधायक बन गया, है ना। मेरा जो चाचा है वो मेरी मौसा को कैसे बोलेगा, अरे वो हनी है ना, वो तो प्रधानमंत्री बन गया वो तो विधायक बन गया। तो उसकी आवाज को मतलब विजुलाइज करना, फील करना कि मैं अंदर कैसे रिलैक्सेशन में रहूंगा, कि कैसा मतलब ईज में रहूंगा कि मेरे पीछे लोग ऐसे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, क्योंकि मुझे अपने कम्युनिटी में हनी बुलाते हैं इसीलिए। ठीक, अच्छा, ये तो एक छोटी सी सूची है, ये सूची बहुत बड़ी हो सकती है, ये वो सब सूची जहां पर मेरे ठिकाने हैं। मैं पूरा नंगा होके यहाँ से, पूरा नंगा, एक कपड़ा भी नहीं, एक कच्छा भी नहीं, कुछ 1 रुपया भी नहीं, यहाँ से चल चल के मोदी नगर चला जाऊं या एनसीआर चला जाऊं, मेरठ चल जाऊं, नागौर चल जाऊं, जयपुर चले जाऊं, रत्नागिरी, मुंबई, छिंदवाड़ा, झारखंड, बेंगलुरु, मतलब मेरा सेट है। मेरे को 1 रुपया भी कमाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक सूची है, ऐसी बहुत बड़ी सूची है, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और क्या है, इधर आ जाओ। यह इलेक्शन विड्रॉ कर लूंगा यदि 10,000 पोस्ट कार्ड गेट पोस्टेड, है ना, तो सिंपल है, मतलब पोस्ट कार्ड, राइट टू रिकॉल के पोस्ट कार्ड। उसके बाद है कि आप बिना कंपटीशन के इतने फेमस हो जाओ कि कंपटीशन में उतरो तो कंपटीशन ही ना रहे। मतलब चुनाव के पहले नॉन पॉलिटिकल रीजन से मैं चाह रहा था कि चुनाव स्टार्ट होने के पहले नॉन पॉलिटिकल रीजन से मैं इस एरिया में इतना फेमस हो जाता हूं। नॉन पॉलिटिकल रीजन क्या हो सकता है कि राजद देश और विश्व के शासक और सुपीरियरिटी और गिटार बजाओगे, बांसुरी बजा तुम सब लोग, और ये ब्यूरोक्रेसी, ये सब कर करा के स्वदेशी आंदोलन कर करा के, ये सब नॉन पॉलिटिकल चीजें हैं, चुनाव से संबंधित नहीं है। तो ये सब करके ही आप इतने फेमस हो जाओ कि जब चुनाव आए, जब कंपटीशन आए, तो कंपटीशन बचे ही नहीं, मतलब एवरीवन नोज यू एंड यू आर द विनर। एक ही ऑप्शन रहे, है ना। एक मैंने सुपीरियर सोसाइटी का एग्जाम रखने की भी सोची थी। अब तो सूट बूट शूज पहन के घूमते हैं सर्दियों में, वीडियो स्क्रीन प्रमोशन ऑन स्ट्रीट, ये था गहराई है इसमें। सुपीरियरिटी के बैनर लगा दे सिटी में। ये जब बैनर लगाने में निकला था ना, तो बैनर का कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि कौन कौन से बैनर कहां पर लगते हैं, क्या क्या परमिशन, क्या क्या हिसाब है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, ये तो बहुत पुराना आइडिया, 4-5 साल पुराना आइडिया है मेरा, कि जब सिटी में बैनर लगे रहते हैं, बीजेपी पार्षद उम्मीदवार, ये जो भी है, फेना ही लेना, मेरी सौंदर्यता का राज, ये सब इंफॉर्मेशन वहां के नागरिकों पर बॉम्बार्ड की जा रही है, सब कोई महत्व नहीं है, और ये एंसले वाला कर रही है। इसकी जगह यार कुछ ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब ये बड़ा सा बैनर है और यहाँ पर संस्कृत के अंदर 100 वाक्य लिखे हुए हैं, आते जाते वाले लोग पढ़ रहे हैं उसको। ये बड़ा सा बैनर लगा दी, वहां पे खोपचे पे कोने में राजीव दीक्षित की फोटो लगा दी, और राजीव दीक्षित की जो शिक्षाएं हैं उसमें से कुछ 100 वाक्य निकाल के आपने इस बैनर पे पेल दी। 100 वाक्य कि मतलब खाने के पहले पानी नहीं पीना, खाने के समय पानी नहीं पीना, खाने के बीच पीना है तो आपको नींबू पानी पीना है, गन्ने का रस पीना, बैठना है तो नीचे बैठे खाना खाना, और खाने के बाद वज्रासन करना, और खाने के बाद आइसक्रीम नहीं खाना, और चीनी नहीं खाना, गुड़ खाना, ये सब वो सब चीजें जो राजीव दीक्षित ने बताई लिख दे, एक वाक्य में लिख डालो। तो इस प्रकार से मुझे आइडिया आया था कि सुपीरियरिटी के बैनर लगा दे सिटी में, पूरे शहर में लगा दे, क्योंकि शहर में काफी जगह ऐसी है जहां पर आप बैनर लगाओगे ना, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। हाईवे पे आप लगाओगे तो नगर निगम वाला आएगा और वो अजमेर विकास प्राधिकरण वाला आएगा, बोले क्या हिसाब है, तुम्हारे पर पर्ची वर्ची काटेगा, तुम्हारे घर पे फोन वोन करेगा, तो सब प्रपंच है। लेकिन शहर में बाकी बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत अच्छा ट्रैफिक है, सड़कों के आसपास जो वो पोल्स है खाली पड़े हुए, तो वहां पर सुपीरियरिटी के बैनर लगाओ, और ये अजमेर में क्या को लगाओ, ये पूरी दुनिया में लगाओ। अजमेर जी के रेवोल्यूशन चलाओ, अजमेर जी के रेवोल्यूशन। हाँ, मतलब कोई भी आदमी मिले, कोई बच्चा मिले, उसको पकड़ के पूछो कलेक्टर कौन है इधर का। हाँ, तुमको कलेक्टर नहीं पता सारे कलेक्टर तो बताओ कलेक्टर कौन इधर का है, तुम्हारे वार्ड का पार्षद कौन है। हाँ, ये जो बिजली आ रही है, ये बिजली कौन विभाग, सरकार दे रही है या प्राइवेट कंपनी दे रही है या मिलीभगत से दे रही है, क्या है, क्या हिसाब, कौन बिजली कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, ये सब पता करो, बताओ। ये जो सड़क बनी है, सड़क किसने बनाई है, भारत सरकार ने बनाई है, राजस्थान सरकार ने बनाई है, विधायक ने बनाई है, पार्षद ने बनाई, किसने बनाई है, ये सब मैं लोगों से चाहता कि पूछूं।
ये था अजमेर जी के रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है। लिस्ट में क्या है कि थोड़ा मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, मुझे सिंक्रोनिसिटी कॉन्सेप्ट होता है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब कोई चीज आप सोच रहे थे, वो चीज घटित हो गई। ये किस बात का प्रतीक है? ये सोर्स से कनेक्शन का प्रतीक है। अब ऐसे हजारों सिंक्रोनिसिटीज मेरे साथ पिछले 4 सालों में हुई है, भर भर की हुई है। मतलब इतनी हुई है कि मैं सिद्धांत के आधार पर तो मैं किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता और विश्वास नहीं दिला सकता कि सिंक्रोनिसिटी क्या होती है। वो तो मेरा दिल ही जानता है कि कितनी हजारों सिंक्रोनिसिटीज मेरे साथ हुई हैं। लेकिन क्या है कि मैं भी कभी कभी माया में फंस जाता हूं, तो मैं ना फंसूं इसलिए मुझे सिंक्रोनिसिटीज याद रहे, तो मैंने शॉर्ट में लिख दी है। यहां पर शॉर्ट में पुष्कर, थर्ड आई, महिमा, इस्लाम, लेनिन, अंबेडकर जयंती। इस्लाम, लेनिन, मैं छोटी सी कहानी एक्सप्लेन करता हूं। इस्लाम इधर दिखाओ। कम्युनिज्म पर बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कम्युनिज्म पर। तो कम्युनिज्म पर बता रहा था कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ये क्या है कि ये भगवान को मानते नहीं है और जो भगवान को मानते हैं उनको मार देते हैं। तो उस टाइम पर मैं ऐसे सोच रहा था कि यार मुसलमान तो यार यहाँ पर टिक ही नहीं पाते होंगे इनके इलाके में ना। मुसलमान तो बहुत ज्यादा अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, तो मुसलमान की तो बहुत ही मतलब दुर्गति करते होंगे। तो अगले ही मिनट बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री में बताने लग गया कि रूस में जितने भी मुसलमान थे एक एक को पकड़ पकड़ के पेला। तो ये एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो ऐसे बहुत बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई है पिछले 4 सालों में। क्या एक और बताता हूं मैं। साहिल खान करके बॉडी बिल्डर है, एक्सक्यूज मी फिल्म के अंदर, स्टाइल फिल्म के अंदर भी था। याद आ रहा है? दो हीरो है ना। तो दूसरा जो बॉडी बिल्डर है वो साहिल खान नाम है उसका। तो उसकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे ही मैं देख रहा था एक बार कि भाई क्या है, कौन कौन इसमें क्या हिसाब है। तो ऐसे देख रहा था मैं, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। तो ऐसे बाहर मैं निकला, बाथरूम की तरफ गया, तो मेरे घर के सामने एक जिम है। तो जिम के बाहर मैंने देखा है कि एक नया बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। बड़ा सा बैनर से एक बड़ा मतलब बड़ा सा आदमी बॉडी ऐसा। हाँ बॉडी बिल्डर साहिल खान। नहीं कोई भी एक नया दूसरा था बॉडी बिल्डर वहां पे लगा हुआ था। तो वहां पर 2 नए लड़के, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के, वो खड़े होकर बात करो यार देखो इसकी बाइसेप्स बढ़िया है, इसकी ट्राइसेप्स बढ़िया है, ये वो। तो ये सारी बातें मैं उस समय साहिल खान के टाइम पर सोच रहा था और वही सारी बातें वो बच्चे कर रहे थे वहां पर। और ये मेरी जीवन की पहली ऐसी घटना थी जब वो वहां पर ऐसे बच्चे खड़े होकर कोई बात कर रहे थे। तो नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट दोस पोस्टर्स। हाँ, मेरे साथ भी इधर हुआ कि आप एक बाजा बजाने वाला पोस्ट किए थे ना ग्रुप में कि ये देखो इसका साहस मेरे अंदर आ जाए। वो जो बाजा ट्रेन में बजा रहा था। हाँ, उसके एक दिन पहले हम अपने दोस्त को वीडियो भेजे थे। ये देखो ऐसा मेरा भी मन करता है कभी कभी ट्रेन में जाके बस बजाने लगे। और जस्ट अगले दिन आप उसको पोस्ट किए थे। चलिए अभी इसमें एक लास्ट बात है जो आपको बतानी है मुझे। फोटो का तो बड़ा महत्व है। फोटो का महत्व क्या है? मतलब ये बड़ी सिंपल सी बात है, बट ये बात मुझे पवन शर्मा जूरी ने बताई थी। पवन शर्मा जूरी ने मुझे ऐसा बोला था कि भाई आप चुनाव में उतर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेसबुक पर आपकी अलग फोटो है, फिर फेसबुक पर आपने कुछ पोस्ट किया उसमें आपकी अलग फोटो है, फिर आपने एक बैनर लगाया अपने घर के बाहर उसमें एक अलग फोटो है, फिर आपने सड़क पे एक बैनर लगाया उसमें अलग फोटो है, वो चुनाव का जो पर्चा है उसमें अलग फोटो है, और जो ईवीएम पर आ रहा है उस पर अलग फोटो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह एक ही फोटो आनी चाहिए। न्यूरोप्लास्टिक वो बार बार हिट करता रहे वही फोटो वही एंगल। मतलब आप ऐसे से ऐसे भी मत हो, नहीं तो आदमी को लगेगा कि यार ये कोई और आदमी, इसकी दाढ़ी अलग थी, उसके बाल अलग थे। तो इतना आदमी सोचता नहीं है। तो आपकी एक ही फोटो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए पूरे चुनावी पूरे प्रकरण में। और बार बार आदमी को हिट करते, फेसबुक पर हिट कर रही है, इंस्टाग्राम पे हिट कर रही है, पोस्ट में हिट कर रही है, व्हाट्सएप पर हिट कर रही है, पैम्फलेट में हिट कर रही है, बैनर पे हिट कर रही है, हर जगह वही फोटो हिट करे यार ये। ठीक है, उसका एक इमेज बन गया दिमाग में। और खासकर नए कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और नई पार्टी के लिए और निर्दलीय के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए फोटो का इतना महत्व नहीं है ना, उनके लिए कमल काफी है। ये कमल है, कमल को देना है। पिछली बार कांग्रेस का पार्षद था, इस बार कमल का पार्षद बनेगा, तो उनको इससे मतलब है। पिछली बार हाथ का था, इस बार कमल का है। मतलब ये धारणा चलती है यहाँ पर, है ना। तो ये फोटो का महत्व था। अभी रोक दीजिए। तो ये बेसिकली आने वाला था उसकी जगह, जो भी आइडियाज मैंने लिखे थे उसकी जगह ये आने वाला था। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट कर दिया गया जो कुछ लिखा हुआ था, और अब ये नया हमारा बैकड्रॉप रहेगा।